बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति पर, यानी पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पर। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक जुडिशियल पावर है। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। इवन भारत देश में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में एक बात आप सबसे पहले समझ लीजिए, फिर इस बात पर आते हैं। संसदीय प्रणाली में पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव यानी दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का अर्थ ये है कि एक कार्यपालिका आपकी होती है जिसे आप कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक कार्यपालिका होती है रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका। डीजियोर डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का रोल हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट प्ले करता है। समस्त काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। विवेक का अर्थ है कि जब वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होकर अपने कार्यों को करता है, तो उसे डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं, यानी विवेक की शक्तियां कहते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है। कहा जाता है कि हमारे भारत देश में राष्ट्रपति के पास सिचुएशनल डिस्क्रेशन है। तो कुछ परिस्थितियां बनती हैं जब वह अपने विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करता है, अन्यथा वह हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसीलिए वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और संसदीय प्रणाली में जो वास्तविक नेता होता है, संसदीय प्रणाली में जो डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र की प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? राष्ट्रपति निभाता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों का एक तरीके से देखा जाए व्यवहारिक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट संदर्भ है समझना कि हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री की शक्तियों का अलग से संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की ही शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करता है। और उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति है क्षमादान की शक्ति, जो कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है, जुडिशियल पावर के अंतर्गत आती है। क्षमादान की शक्ति को बताने से पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि दिस इज नॉट डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति नहीं है। इस बात को जब संविधान निर्माताओं ने समाहित किया था, तब भी चर्चा में इस बात को कहा गया था कि ये विवेक की शक्ति नहीं होगी, बल्कि यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में इस बात को कहा है कि भाई ये विवेक की शक्ति नहीं है, इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करेगा, बल्कि सरकार की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। तो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को डील करता है। क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी केंद्रीय विधि के तहत पनिश किया गया, दोषी ठहराया गया, चाहे मृत्युदंड की सजा मिली हो, चाहे अन्य सजा मिली हो भारतीय न्यायपालिका के तहत, या भारत में कोर्ट मार्शल हुआ हो, या सैन्य न्यायालय के तहत पनिश किया गया हो, ऐसे मामलों में, किसी आपराधिक मामलों में या सैन्य मामलों में यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, चाहे वो सैन्य न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो, चाहे अन्य न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। इसी को हम क्षमादान की शक्ति के रूप में देखते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से मिली है, यानी संविधान के तहत मिली है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करे, किसी भी व्यक्ति को यदि क्षमादान के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एक याचिका लगती है जिसका नाम है मर्सी पिटिशन, यानी दया याचिका। दया याचिका होम मिनिस्ट्री के थ्रू होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाती है। एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी है या किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो वह व्यक्ति दया याचिका को सिर्फ एक बार लगा सकता है। यदि राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा फिर से मर्सी पिटिशन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बार बार वो अप्लाई करेगा तो बार बार यही चलता रहेगा, फिर आदमी को सजा कब सुनाई जाएगी। इसीलिए दया याचिका एक बार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दया याचिका पर निर्णय लेने की जो शक्ति प्रदान की गई है, दिस इज कॉल्ड पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति संघीय कानूनों के तहत यदि दोष सिद्ध ठहराया जाता है कार्यकारी अधिकार के तहत आने वाले मामलों में, ठीक है, या सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के मामलों में, या मृत्युदंड के मामलों में, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहराया गया और उसे क्या मिली? सजा मिली, तो इस सजा की माफी के लिए
वह क्षमादान के लिए अप्लाई कर सकता है दया याचिका लगाकर, मर्सी पिटिशन को लगाकर। और राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, लेकिन एक बात समझिए, आखिर क्यों? बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई? हमारे भारत देश में एकीकृत न्यायपालिका है, पिरामिड के आकार की न्यायपालिका है। सबसे लोअर लेवल पर आप देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, उससे हायर लेवल पर आप देखते हैं हाई कोर्ट, उससे हायर लेवल पर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से न्याय नहीं मिला तो आप यहाँ अपील कर सकते हैं, यहाँ से नहीं मिला तो आप यहाँ अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। तो न्यायालय की इतनी हायरार्की होते हुए भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई? क्या राष्ट्रपति किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्षमादान करता है? जी नहीं। राष्ट्रपति की यह शक्ति न्यायिक शक्ति जरूर है, लेकिन किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चलती है, कोई भी वहाँ पर हियरिंग नहीं चलती है न्यायालय की तरह। राष्ट्रपति अगर माफ़ करने योग्य मसला है और मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह है या प्रधानमंत्री की सलाह है तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चलती, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं चलती, तो ऐसे में राष्ट्रपति को ये पावर क्यों दी गई? एक तरीके से देखा जाए तो ये कानून के राज के खिलाफ नज़र आ रहा है, क्योंकि कानून का राज ये कहता है कि नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ना हम, ना आप, ना आलिया भट्ट, ना सलमान खान, ना नरेंद्र मोदी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आपको तब तक नहीं दंडित किया जा सकता है जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। मच्छर मारने की सज़ा नहीं होती, क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो भाई कानून की अवधारणा, कानून का जो प्रोसीजर है, कानून की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत दंड मिलेगा, उसी प्रक्रिया के तहत दोषमुक्त भी ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। यहाँ तो एक डायरेक्ट पावर दे दी गई है जिसका कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। क्यों? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि 100 दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये बात आप भी थोड़ी देर चिंतन करेंगे तो समझ पाएंगे कि सही मामले में न्याय की अवधारणा को हम तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित करें। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का अर्थ अगर आप व्यवहारिक भाषा में देखेंगे तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना? इसी को नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। जाहिर सी बात है भाई, 100 दोषी भले बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी निर्दोष को सज़ा हो गई तो ये न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी निर्दोष को सज़ा सुना सकता है? क्या सैन्य न्यायालय किसी निर्दोष को सज़ा सुनाता है? तो देखो, एक बात समझिए, भले ही न्यायालय है लेकिन गलतियां हर किसी से हो सकती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ना हम परफेक्ट हैं, ना आप परफेक्ट हैं, ना कोई संस्था परफेक्ट है। गलतियों की संभावना हर जगह होती है। गलतियों का सुधार किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। व्यक्ति भी कभी परफेक्ट नहीं होता, हम और आप भी परफेक्ट नहीं हैं। अगर हम आप मानने लगे कि हम परफेक्ट हैं तो उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है। अगर हम मानने लगें कि हम हमेशा सही हैं, हम हमेशा पूर्ण हैं, हम हमेशा परफेक्ट हैं, हम में कोई बुराइयां नहीं हैं, हम में कोई गलतियां नहीं हैं, तो ये अहम का भाव होता है, ये मैं की भावना होती है जो पतन की तरफ लेकर जाती है ना? तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो भी व्यक्ति हैं, वो भगवान नहीं हैं। गलतियां उनसे भी हो सकती है। तो न्यायालय के द्वारा दी गई सज़ा में अगर किसी भी प्रकार की न्यायिक गलती हुई है, किसी भी प्रकार का जुडिशियल फॉल्ट हुआ है, तो उसे सुधारा जा सके और मानव अधिकारों की रक्षा की जा सके, मानवतावाद की रक्षा की जा सके, न्यायिक गलती को सुधारा जा सके, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू किया जा सके, इसीलिए राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई। अब क्षमादान में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है। एक तो है कि राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा कर देता है। पूर्ण क्षमा का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो भाई ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, पूरी तरीके से क्षमा। ठीक है। एक होता है कम्यूटेशन, जिसको आप कहते हैं लघुकरण। लघुकरण में सजा की प्रकृति बदली जाती है, यानी सजा का नेचर बदला जाता है। एक होता है रेमिशन यानी परिहार। परिहार का अर्थ ये होता है कि इसमें सजा की अवधि यानी सजा की मात्रा को कम किया जाता है। एक होता है रेस्पाइट, यानी विशेष परिस्थितियों में सजा पर विराम लगाया जाता है, इसे हम विराम या रेस्पाइट कहते हैं। और एक होता है रिप्रीव यानी प्रविलंबन,
फांसी की स्थिति में अगर मान लो किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो तुरंत राष्ट्रपति के लिए भी निर्णय लेना कठिन होता है, तो कुछ समय के लिए सजा टालना इसको रिप्राइव कहते हैं। वही बात यहाँ पर मेंशन है, देखो पार्डन यानी क्षमा, क्षमा का अर्थ है यहाँ पर पूर्ण क्षमा। पूर्ण क्षमा मीन्स कि पूरी तरीके से दोषी व्यक्ति की सजा को समाप्त कर दिया जाना। यानी अगर तकनीकी रूप से देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति ने कभी अपराध किया ही नहीं था। कम्यूटेशन यानी परिवर्तन, या इसे लघुकरण कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। इसमें सजा की प्रकृति को चेंज किया जाता है, सजा के नेचर को बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल दिया गया है ना, कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल दिया गया, तो ये होता है कम्यूटेशन। रेमिशन यानी परिहार, इसका अर्थ है कि सजा की अवधि को कम किया जाता है। जैसे किसी को 5 साल की सजा हुई, उससे कम करके 2 साल कर दिया गया, सजा की अवधि को कम किया गया। ठीक है। विराम, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में जैसे दिव्यांगता की स्थिति में या गर्भावस्था की स्थिति में सजा पर विराम देना, इसे कहते हैं विराम। दोषी की विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति मतलब जैसे दिव्यांगता की स्थिति, प्रेगनेंसी की स्थिति, इसमें सजा में अस्थायी तौर पर छूट दी जाती है या सजा में विराम दिया जाता है, इसको हम विराम कहते हैं। और अगला है आपका प्रविलंबन। प्रविलंबन को थोड़ा सा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आज 19 तारीख है, अब 19 तारीख है, किसी व्यक्ति को 18 तारीख को सजा सुनाई गई कि उसको 10 अप्रैल को क्या होगी, फांसी होगी। सजा सुनाई गई कि 10 अप्रैल को किसी व्यक्ति को फांसी होगी, मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति को ऐसी सजा सुनाई गई। अब ऐसे में उसने दया याचिका लगाई राष्ट्रपति के पास माफ़ी के लिए, तो राष्ट्रपति तुरंत निर्णय ले ले, ये संभव नहीं है। आप जानते हैं कि सरकार तुरंत इस बात पर निर्णय ले ले, ये संभव नहीं है। सरकार अगर चाहती है कि इस पर कुछ निर्णय लेना, ठीक है, रिजेक्ट नहीं करना चाहती है, आगे चल के निर्णय लेना चाहती है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए फांसी की सजा को टाला जाता है। ठीक है, तो सजा के अमल को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, विशेष रूप से जब किसी की दया याचिका पेंडिंग है। और खासकर ये फांसी के मामले में होता है, क्योंकि भाई अगर कोई जेल में सजा काट रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें टालने की क्या ज़रूरत है ना। जेल में पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन फांसी के मामले में अगर आप टालेंगे नहीं तब तो वो टांग दिया जाएगा, अब तो फांसी हो जाएगी। तो फांसी के मामले में जनरली इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत किसे मिली हुई है, राष्ट्रपति को मिली हुई है, और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मारूराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि यह इसकी डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, यानी विवेक की शक्ति नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बात का जिक्र भी किया था, यह विवेक की शक्ति नहीं है। दूसरा केहर सिंह मामला, केहर सिंह ये इंदिरा गांधी की हत्या का षड्यंत्रकारी था। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका रिव्यू हो सकता है। ये बड़ी रोचक बात है कि देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लो किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उसने दया याचिका लगाई, अब दया याचिका उसने लगाई माफी के लिए, मान लो राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट यह चेक कर सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया निर्णय संविधान के पक्ष में था या संविधान के पक्ष में नहीं था। इससे एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इससे एक संतुलन स्थापित हो रहा है कि मनमानी न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गजब बात बोली, ठीक है। यही बात इपरू सुधाकर केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि भाई यदि राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया निर्णय विवेक रहित है, विवेक रहित या बुद्धि रहित है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया कि राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया निर्णय यदि बुद्धि रहित है या दुर्भावनापूर्ण है या भेदभावपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया निर्णय यदि दुर्भावनापूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यहाँ एक बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि अगर मान लो राष्ट्रपति ने किसी को माफ भी कर दिया है, फांसी की सजा को, मृत्युदंड को माफ भी कर दिया है, और ऐसा पता चलता है या सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय भेदभावपूर्ण था, पक्षपाती था, दुर्भावनापूर्ण था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को रीस्टोर कर सकती है। वाह भाई वाह, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस सजा को रीस्टोर भी कर सकते हैं, यानी दोबारा फिर से फांसी भी हो सकती है। तो ये 3 लैंडमार्क केसेज हैं जो कि रिलेटेड हैं क्षमादान की शक्ति से, यानी पार्डन पावर से। अब देखो एक बात समझिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि क्षमादान की शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही है कि भाई न्यायिक गलती को सुधारना। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की गलती न्यायालय से हुई तो उसे सुधारना, और एक तरीके से
मानवतावादी समाज की स्थापना में सहयोग करना। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में मानवता और करुणा का समावेश करना है। हालांकि यह शक्ति सरकार की सिफारिशों पर निर्भर होती है, लेकिन असीमित नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी शक्ति कभी भी किसी पद को या किसी संस्था को असीमित रूप से नहीं दी जा सकती। यदि किसी भी शक्ति को किसी पद या किसी संस्था को असीमित रूप से दिया जाएगा तो वह संस्था मनमानी कर सकती है। ऐसे में न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है। इससे क्या होता है कि यह पावर असीमित रूप से नहीं मिलती। इस पूरे के पूरे कंक्लूजन का अर्थ यह है कि भाई क्षमादान की शक्ति का उद्देश्य मानवता और करुणा के लिए है। यह सरकार की सिफारिशों पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब कि इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी न्यायालय इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, न्यायालय इसकी संवैधानिक वैधता को चेक कर सकता है। ठीक है, एक सवाल जो कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपके यहाँ आ सकता है मेंस में। ठीक है, 125 वर्ड में 125 शब्द में एक डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का व्याख्या कीजिए। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की व्याख्या कीजिए, ऐसा सवाल 125 वर्ड में आएगा तो आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले बताएंगे कि आखिर क्षमादान की शक्ति क्या होती है, पर्टिकुलर आर्टिकल देते हुए, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बताते हुए आप बता दीजिए। साथ साथ अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो साथ में एक सिग्निफिकेंस लिखना मत भूलिए, इससे इंट्रोडक्शन और प्रभावशाली हो जाता है। मेन बॉडी में आप आएंगे, मेन बॉडी में आप एलोबरेट कर देंगे क्षमादान की शक्ति को, कंक्लूजन में आएंगे और कंक्लूजन में जो भी अब मैंने आपको कंक्लूजन बताया उस कंक्लूजन को ऐड ऑन करते हुए या उसी तरीके का कंक्लूजन ऐड ऑन करते हुए आप क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। 125 वर्ड है तो इंट्रोडक्शन को लगभग 20 से 25 में जाना है, कंक्लूजन को लगभग 20 से 25 में जाना है। बचे हुए शब्दों में आप मेन बॉडी को कवर करेंगे, मुख्य भाग को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब कुछ बातें और है, जैसे ये सवाल आया, इसके अलावा ये भी सवाल पूछा जा सकता है मेंस में इससे संबंधित कि क्षमादान की शक्ति का क्या महत्व है, क्षमादान की शक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। या क्षमादान की शक्ति का मूल्यांकन कीजिए, तो अगर मूल्यांकन करना है तो वहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों का वर्णन करना होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है, क्षमादान की शक्ति क्या है, इसका क्या महत्व है, या यह भी पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो मूल्यांकन में पक्ष विपक्ष दोनों का वर्णन करना है, यानी आलोचना का भी वर्णन करना है। तो क्षमादान की शक्ति के अगर महत्व की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला न्यायालय की त्रुटियों को सुधारना, यानी न्यायालय से भी गलतियां हो सकती हैं, न्यायालय से भी गलतियां हो सकती हैं, तो न्यायिक त्रुटियों को सुधारने में इसका महत्व है, इसका रोल है कि न्यायालय की त्रुटि, और साथ साथ इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है, इससे एक संतुलन क्रिएट होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट सजा दे रहा है और ऐसे में आप मर्सी पिटिशन लगाते हैं, तो यहाँ इस संस्था को भी इस बात का आभास है, और राष्ट्रपति यदि कोई निर्णय ले रहा है तो राष्ट्रपति को इस बात का आभास है कि यहाँ न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इससे दोनों के मनमानीपन की संभावना कम होती है, और इसी को हम शक्ति के संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। पूरी की पूरी पॉलिटी शक्तियों के बंटवारे और शक्तियों के संतुलन पर आधारित होती है। तो शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत को बनाए रखना, मानवीयता की अवधारणा को स्थापित करना, न्यायालय की त्रुटियों को सुधारना, ये इसका महत्व है। आलोचना आप कैसे कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की आलोचना आप इस आधार पर कर सकते हैं कि भाई दुरुपयोग की संभावना है। जैसे इपुरु सुधाकर केस इसी से संबंधित था, दुरुपयोग से ही संबंधित था, कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट है, उस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को फांसी लगी और गवर्नमेंट ने माफ़ करने की सलाह राष्ट्रपति को दी, यानी सरकार ने माफ़ करने की सलाह दी, पक्षपाती निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया, तो क्या होगा? दुरुपयोग होगा। अभी कानून के राज को कमजोर करना, क्योंकि कानून का राज एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से राज की बात करता है। कानून का राज का मतलब किसी व्यक्ति को न्यायालय ही पनिश करेगा। कानून के राज की अवधारणा में पनिशमेंट पावर न्यायालय को मिलती है, तो न्यायालय ही पनिश करेगा, न्यायालय ही विवरी करेगा। ऐसे में कार्यपालिका को यह अधिकार देना एक तरीके से मनमानीपन को इंगित करता है। तो कानून के राज को कमजोर करना, इस आधार पे आलोचना की जाती है। इससे पारदर्शिता का अभाव, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए निर्णय का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति जो निर्णय लेता है वो सरकार की सलाह पर लेता है, लेकिन किन आधारों पर लेगा, क्या गाइडलाइन है, तो ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का अभाव दर्शाता है। ठीक, न्यायिक स्वतंत्रता को कम करता है, क्योंकि न्यायालय से इतर हट के ये निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जा रहा है, तो इस बात की आलोचना की जाती है कि न्यायिक स्वतंत्रता को ये कम करता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर कोई सवाल मूल्यांकन करने के लिए आए तो आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं मूल्यांकन में, क्योंकि आलोचना भी आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा क्षमादान की शक्ति क्या है
इसका मूल्यांकन करिए। ये सवाल भी आप लिखने का प्रयास करिएगा। साथ साथ क्षमादान की शक्ति क्या है, इसका क्या महत्व है, कुछ महत्व मैंने बताया, कुछ आप अपने आप से ऐड ऑन करके इसे लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ कुछ सूचना है आपके लिए कि इस होली के सप्ताह में हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा आपकी तैयारी को और सुलभ बनाने के लिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, यानी शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के लिए कि भाई हर वर्ग तक, हर समूह तक, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच सके, इस वजह से सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और यदि आप हमारे पुराने यूज़र हैं तो आपको होली कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ 100% कैशबैक पाने की भी संभावना है, अप टू 100% कैशबैक पाने की संभावना है। ठीक है, बैचेज में एक आरंभ बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है। ये यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए है। 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, स्टूडियो से लाइव होगा। ठीक है, यानी ये ऑफलाइन क्लासरूम में नहीं चलेगा, स्टूडियो से चलेगा। इसमें प्रीलिम कम मेंस दोनों के कंटेंट आपके कवर किए जाएंगे। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इस समय ऑफर के तहत जो इसकी प्राइस है वो 6500 है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इसकी 25000 है। ठीक है, अभी ऑफर के तहत अगर आप इनरोल कर लेंगे तो कम पैसे में ये हो जाएगा और इसमें प्रीलिम कम मेंस दोनों का कंटेंट आपको मिलेगा। साथ साथ प्रीलिम्स का एक बैच है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। लाइव फ्रॉम क्लासरूम यानी जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं उसको आपके लिए ऑनलाइन कर दिया जाता है, लाइव आप पढ़ते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड कोर्स की फ़ी है वो 3200 रुपये है, प्राइम कोर्स की जो फ़ी है वो 4500 रुपये है। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ 22 मार्च तक है, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ मेंस आपका नज़दीक है तो आंसर राइटिंग बैच, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैच है इस समय हमारे यहाँ जो चल रहा है। ठीक है, बहुत ही फेमस ऑनगोइंग बैच है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। इसकी स्टैंडर्ड की फ़ीस 5700 रुपये है और प्राइम की फ़ी है आपकी 7500 रुपये। इसमें क्या होता है कि हर दिन 8-9 सवालों पर डिस्कशन होता है। जैसे 3 क्लास चल रही है तो मान के चलिए कि 7-8 सवालों पर चर्चा होती है, 2 क्लास चल रही है तो 4-5 सवालों पर चर्चा होती है। ठीक है, पूरे के पूरे कोर्स में अगर देखें तो 500 प्लस सवालों पर चर्चा होती है। तो आंसर राइटिंग बैच है, इसमें प्रश्नों के साथ आंसर राइटिंग को प्रिपेयर किया जाता है, यानी आपकी आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाता है। तो इस कोर्स में इनरोल करके आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश और समाज के विकास का माध्यम बने। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।